हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को क्लास 9th और 11th दोनों के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, अपन बेसिक से अपर लेवल तक भी चलेंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और सबसे छोटी छोटी बातों को भी अपन जानेंगे। तो आज इस पहले लेक्चर में तो हम लोग केवल बेसिक नॉलेज लेंगे और कुछ हो सकता है कि थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा हो। ठीक है, और क्वेश्चन भी अपन करेंगे लेकिन एंड में। तो देखिए, सबसे पहली हेडिंग जो है वो है कार्य, वर्क। कार्य किसे कहते हैं? तो निचली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में उस वस्तु को विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। मीन्स अगर किसी वस्तु पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और वह वस्तु उस फोर्स की डायरेक्शन में विस्थापित हो जा रही है तो माना जाएगा कि उस वस्तु पर कार्य किया गया है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आप चाहो तो लिख सकते हो कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन इट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह कोई बॉडी है। ठीक है, और ये एक सरफेस पर रखी हुई है ऐसे, और एक फोर्स ऐसे इस सरफेस से थीटा एंगल पर लग रहा है। ठीक है, अब आप सोचो कि ये सरफेस है और ऐसे लग रहा है फोर्स, मीन्स कोई मान लो ऐसे कोई खींच ही रहा है, ऐसे पकड़कर खींच रहा है ये व्यक्ति। ठीक है, ऐसे खींच रहा है। अब जब इस ब्लॉक को खींचेगा तो ये उड़ तो जाएगा नहीं, जाएगा तो भाई इधर ही जाएगा। अरे आपने देखा होगा ना, बचपन में अपन क्या करते थे कि छोटी वाली जो या फिर डब्बे का ही अपन क्या करते थे, डब्बे में रस्सी बांध लेते थे और ऐसे चलाते थे तो वो सरफेस पर ही चलता था। मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा एस। ठीक है, लेकिन वर्क की डेफिनेशन हमने क्या दिया कि बल की दिशा में हुआ विस्थापन कार्य कहलाएगा। तो यहां पर फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका यहां पर हम लोग कंपोनेंट करेंगे। क्या करेंगे? कंपोनेंट। तो देखिए, कंपोनेंट लेना आपने सीख रखा होगा वेक्टर में। तो कंपोनेंट कैसे लेते हैं? देखिए, थीटा के पास वाला जो लाइन होगा इधर इसका कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला जो एक्सिस है उस पर उसका कंपोनेंट होगा साइन थीटा, मीन्स एफ साइन थीटा। तो हमने वर्क को कैसे डिफाइन किया कि वर्क इज इक्वल टू बल मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। ठीक है, ये कार्य की डेफिनेशन है। कार्य तब होगा। अब बल विस्थापन तो हमने एस मान रखा है कि भाई साहब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एस हुआ, यहां पर आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट चलो हमने लिख दिया एस। अब फोर्स कितना लगा तो हम लोग कंपोनेंट लेंगे, ये वाला कंपोनेंट इसको चला रहा है इधर, तो इसको लिखेंगे एफ कॉस थीटा। अगर इसको अच्छे से लिखें तो एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ये जनरल फॉर्म है। ये क्या है? जनरल फॉर्म है। अच्छा, आपको पता है कि यार कॉस थीटा अपन जब वेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं कि कॉस थीटा यार डॉट प्रोडक्ट से आता है, तो एफ डॉट एस वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखें। ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक और बात कि कार्य अदिश राशि है। ठीक है, अच्छा,
कार्य का मात्रक जूल होता है। ये ऐसे लिख, कार्य का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है। और कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक जूल की डेफिनेशन क्या होगी? एक जूल कार्य कब होगा? यदि किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बाह्य बल लगे, बाह्य बल लगकर वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर दे, तो उस वस्तु पर 1 जूल का कार्य माना जाएगा या होगा। 1 जूल का कार्य होगा। अब दोस्तों, 1 जूल जो कार्य है ना, ये एसआई पद्धति में है। जूल एसआई पद्धति में मात्रक है वर्क का। इसको अगर अपन बदलें सीजीएस पद्धति में, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। ध्यान रहे इस बात, 10⁷ अर्ग होता है सीजीएस पद्धति में, जो 1 जूल है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, आइए कुछ और पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा, मैं इसको मिटा ही देता हूं। ध्यान रहे, कॉस थीटा कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से +1 के बीच। ठीक है, तो -1 और +1 के बीच कहीं 0 भी आएगा, है कि नहीं? बिल्कुल है। इसका अर्थ है, और हमने अभी अभी वर्क को कैसे डिफाइन किया? वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहां थीटा बल व विस्थापन के बीच का कोण है। थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण है ये। अब देखिए, अगर थीटा की वैल्यू -1 भी हो सकती है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। इसका अर्थ क्या होगा कि जो वर्क है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो यही है कि कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब कैसे, जरा देखिए, यदि थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री हो बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तब क्या होगा? तो इस अवस्था में देखिए cos 90 डिग्री की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका अर्थ होगा कि इस अवस्था में आपका जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, यदि थीटा जो है वो लेस देन 270 बट ग्रेटर देन 290, तो इस अवस्था में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है। तीसरी बात, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो आपका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। अब कैसे, जरा देखिए, अगर ये f इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आपको पता है, अगर थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री लो तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0, मीन्स ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण 90 डिग्री बन रहा है तो उस अवस्था में उस वस्तु पर कोई कार्य नहीं माना जाएगा। मीन्स जैसे देखिए, ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर ये डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से इधर आगे की तरफ हो रहा है और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसमें एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो इस पर कोई कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म पर कोई कुली यात्रियों का सामान लेकर ऐसे चल रहा है, घूम रहा है, ऐसे घूम क्या रहा है, उनकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। तो अगर फिजिक्स की भाषा में देखें तो वो कितनी भी दूरी तक वो सामान लेकर चला जाए, उसके द्वारा उस सामान पर कोई कार्य नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चल रहा है ऐसे आगे की तरफ, फोर्स लगा है ऐसे ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है और ये जो फोर्स लगा है उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो उस अवस्था में हमारा कार्य शून्य होता है, तो इस पर कोई कार्य नहीं माना जाएगा फिजिक्स के लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप कह दिए उससे कि ए कुली तुमने तो कोई काम ही नहीं किया, देख लो ऐसे, तो वहां पर मार भी पड़ सकती है। इसका अर्थ ये है कि वो नॉर्मल लाइफ में ऐसा है कि भाई साहब अगर मेरी ऊर्जा लॉस हुई है, मैंने उस वस्तु पर कुछ काम किया है, ये है। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में आप कितनी भी ऊर्जा लॉस कर दो, जैसे ये दीवार है, दीवार पर कितना भी फोर्स लगाओ, अगर ऐसे, अब ये नहीं कि आप रम्मा लेकर इसको खुदेड़ ही दो, है ना, ढा ही दो, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे धक्का दो, पूरे दिन उसको धक्का देते रहो, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ आपके द्वारा। क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, आप पूरे पसीने से भीग गए फिर भी आपका कार्य नहीं माना जाएगा फिजिक्स के लैंग्वेज में। लेकिन वहीं डेली लाइफ में आपने काम किया है क्योंकि आपकी ऊर्जा तो लॉस हुई है और उस कूली के द्वारा भी उस सामान पर कार्य किया जाएगा, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में नहीं किया जाएगा। अब एक बात और कि ये जो फॉर्मूला है, ये वर्क इक्वल टू बल गुणा विस्थापन कॉस थीटा, ये केवल और केवल नियत बल के लिए एप्लीकेबल है। नियत बल, कांस्टेंट फोर्स के लिए ही आप ये फॉर्मूला लागू कर सकते हो, अन्यथा नहीं लागू कर सकते, कुछ अलग कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो नियत बल के लिए ये आप फॉर्मूला लगाओगे क्या कि बल वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, मिटा दें इसको।
एक 2 kg का ब्लॉक है, ठीक। इस 2 kg के ब्लॉक पर एक फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है कि वह सरफेस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस पर जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का बल लग रहा है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, t बराबर 2 सेकेंड बाद ब्लॉक 4 मीटर तक, 4 मीटर की दूरी या 4 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो कार्य की गणना कीजिए। भाई साहब 2 kg का ब्लॉक है, उस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, सरफेस से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो t बराबर 2 सेकेंड बाद वह 4 मीटर की दूरी तय करता है। मीन्स मान लीजिए कि वो यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 4 मीटर है। तो इस अवस्था में उस पर कितना कार्य किया गया, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें तो भाई साहब पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये होता है, अभी अभी हमने देखा। तो वर्क फोर्स क्या लिखेंगे अपन, 10 न्यूटन नहीं, इसका कंपोनेंट लेंगे क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वाला फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका जब कंपोनेंट लेंगे तो 10 cos 60 इंटू एस 4, तो 10 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, ये 20 जूल। तो वर्क कितना हुआ, 20 जूल, 20 जूल। अच्छा, एक बात और, इसमें ये दीवार है, ठीक है, और ये सरफेस है। यहाँ पर इस दीवार से सटाकर, चिपकाकर, ठीक है, एकदम फिक्स्ड है दीवार में। और ये है क्या भाई साहब, तो ये है आपका वो सोख्ता नहीं होता है, वो जो दबाने पर ऐसे दब जाता है, जिसको पानी में अगर डाला जाए और फिर निकाला जाए तो उसमें पानी मतलब आ जाता है, सोख्ता हो, समझ रहे हैं ना, वो है ये हिंदी में लिख देते हैं सोख्ता, सोख्ता, है ना। अब आपको पता है यार, उस पर जिधर से अपन बल लगाएंगे ना, वो खटक से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। मीन्स मान लीजिए कि हमने एक इधर से ऐसे फोर्स ऐसे लगाया, कुछ इस तरीके से, इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, और जब ये इस पर फोर्स लगाया तो ये जो सोख्ता था ना, सोख्ता, वो कुछ इस प्रकार से हो गया। उसका आकार जो है वो कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। मीन्स ये थोड़ा अंदर की ओर ऐसे दब गया, ठीक। अब आप देखो कि यार जिस पर उसने फोर्स लगाया उसका विस्थापन तो हुआ है, देखो इतना ये डिस्प्लेस्ड हो गई है, अगर थोड़ा सा दिख रहा हो तो, ये पहले ऐसे था ना, ऐसे हो गया। तो
ये बोलेगा यार मैंने जिस पर फोर्स लगाया है वो चला तो है, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड तो हुआ है, इसका अर्थ कार्य मैंने किया है। पूरी बॉडी हो या ना हो, पूरी बॉडी डिस्प्लेस्ड हो या ना हो, उससे अर्थ नहीं है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया जा रहा है उसका विस्थापन होना आवश्यक है। इसलिए आप इसको, ये फोर्स को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, जिस बिंदु पर फोर्स लगे उस बिंदु का यदि विस्थापित बल की दिशा में हो जाए तो अपन कहेंगे कि वो कार्य हुआ है वहां पर। अर्थात फिर से सुनिएगा कि कोई बॉडी है, उस पर फोर्स आपने लगाया, तो उस बॉडी के जिस बिंदु पर आप फोर्स लगा रहे हो उस बिंदु का यदि विस्थापन हो रहा है, भले ही पूरी बॉडी का न हो, लेकिन अगर उस पॉइंट का विस्थापन हो जा रहा है तब भी आप कहोगे कि कार्य हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक ना। तो ध्यान रहे कि कार्य पूरी बॉडी का न हो उससे कोई अर्थ नहीं है, जिस पॉइंट पर लग रहा है उसका विस्थापन होना अनिवार्य है। अगर ऐसा होगा तो कार्य माना जाएगा, तो कार्य यहाँ पर होगा। ठीक है, अब दीवार, मान लीजिए दीवार है, दीवार पर अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो थोड़ा सा भी डिस्प्लेस्ड वो नहीं हुआ। अब हो सकता है कि बहुत मतलब बारीकी से देखा जाए, जो भी सोच समझ रहे हो आप, कि यार उसके एटम थोड़े बहुत तो जरूर इधर उधर गए होंगे, उसके एटम तो छोड़िए, आपके पंजे के ही थोड़े से दब जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो वो उसको आप भूल जाओ, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिखे उस पर बात अपन करेंगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आप कहोगे कार्य हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है वो भी बल की दिशा में। दीवार पर अगर आप बल लगा रहे हो तो ये तो दीवार हटी नहीं, तो अगर हटेगी नहीं, या जिस पॉइंट पर दीवार के जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो वो तो पॉइंट हटा नहीं, तो इसलिए वहां पर कार्य नहीं माना जाएगा। लेकिन वहीं ये सोखता जो है, इस पर हमने फोर्स लगाया तो वो जिस पॉइंट पर हमने लगाया वो पॉइंट थोड़ा सा दब गया, तो यहाँ पर कार्य माना जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अब डेली लाइफ में आप कांस्टेंट फोर्स तो कम ही देखोगे, ठीक है, लगभग नगण्य ही होगा। डेली लाइफ में आप परिवर्ती बल ही देखोगे, वेरिएबल फोर्स। तो जब वेरिएबल फोर्स होगा और उस अवस्था में जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम लोग कार्य को कैसे डिफाइन कर, कैसे प्राप्त करेंगे, आइए वो सीखते हैं। तो परिवर्ती बल के कारण किया गया कार्य, अगर फोर्स प्रत्येक क्षण पर, प्रत्येक टाइम पर चेंज होता रहे, परंतु उस अवस्था में वस्तु का विस्थापन भी हो रहा हो, तो हम लोग कार्य को कैसे निकालेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, देखिएगा। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, ठीक, और हमारा जो x1 पॉइंट है वो यहाँ है और जो x2 पॉइंट है वो यहाँ है। ठीक है, अब इस वस्तु पर ये जो फोर्स लगा है वो x से x2 तक गया है, x1 से x2 तक, तो हमें फाइंड करना होगा। एक बात और, एरिया अंडर द f of x and s विस्थापन gives work। ठीक है, अच्छा,
तो अगर हमें इसका एरिया मिल जाए x1 से x2 तक, तो हम लोग बता सकते हैं कि भाई साहब कार्य कितना हुआ है। अच्छा ठीक है, अब आप देखो कि यार ये तो परिवर्ती है। खैर चलो मैं इसको मिटा देता हूँ।